चलो मिल गया। क्वेश्चंस बनाओ। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? रिजल्टेंट वगैरह हो गया है। टॉपिक डालो। हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ बोलना है। अच्छा बाद में बोलना। चलिए लिखिए, टॉपिक डालिए डॉट प्रोडक्ट। टॉपिक डालिए डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट पता है लिखते कैसे? जैसे मल्टीप्लीकेशन को कैसे लिखता है? ऐसे लिखता है ना, 2 into 3। तो हमें समझ जाता है कि इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। उसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट का मतलब, अगर कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना हो तो उसको ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी। तो अब समझ जाना है कि अगर ए डॉट बी लिखा हो तो इनका मतलब है कि इन दोनों वेक्टर्स का हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। और इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये थीटा है, एंगल। लिख लो इसको फटाफट, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है ये। और साथ में आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये पूरा क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर। लिख लो नोट में, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है। अब करने का इसका बहुत सिंपल सा जुगाड़ है। ठीक है, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे कि इसका एक फॉर्मूला ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल आई डॉट आई, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें, आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू इसका भी मैग्नीट्यूड 1, आई और आई के बीच कितना एंगल, 0। तो यहां लिखेंगे cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1, तो इसका आंसर हो गया 1। उसी टाइप से जे डॉट जे, इसका भी आंसर कितना होगा 1। के डॉट के 1, इसका आंसर बताना 4i डॉट 3i। बहुत सिंपल है। इसका मैग्नीट्यूड कितना, 4, इसका मैग्नीट्यूड 3। 4i और 3i के बीच एंगल 0, दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। cos 0 कितना होता है 1, आंसर कितना आ गया 12। -2i डॉट 3i, -2i का मैग्नीट्यूड कितना, 2 की -2, सिर्फ 2 होगा, इंटू 3i का मैग्नीट्यूड। अब मेरे को ये बताओ, -2i और 3i के बीच कितना एंगल, 180, अपोजिट होगा, इंटू cos 180, और cos 180 का वैल्यू -1, इसलिए आंसर कितना आता है -6। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या बोलता है, -2 इंटू 3, आंसर कितना आ गया -6, ऐसे कर लेते हैं। पर एक्चुअल में एंगल कितना होता है cos 180। ये समझ में आ गया? अब बताओ i डॉट j कितना होगा, 0, क्योंकि i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, और i और j के बीच एंगल 90, और cos 90 का वैल्यू 0। उसी तरह j डॉट के, i डॉट j, i डॉट के
इसका सबका आंसर कितना आना चाहिए, 0। यानी कि आंसर आपको आई का आई के साथ ही आएगा, जे का जे के साथ ही आएगा, के का के साथ आएगा, बाकी सबका आंसर 0 आएगा। इसको उतारो अच्छे से। ठीक है, किसी को दिक्कत यहां तक? हो गया सबका? तो अगर हमको बोला जाए कि एक वेक्टर है i माइनस 2j और दूसरा वेक्टर है 3j प्लस 2k, और हमको बोला a डॉट b निकालो, ठीक है। फॉर्मूला बोलता है कि इसका फॉर्मूला कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये थीटा किसके बीच एंगल हुआ, ए और बी का, जो यहां नहीं दिया हुआ है कुछ। तो एक तो तरीका है कि भैया एंगल अगर पता है डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैथमेटिक्स के तौर पे, अगर हमको x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना रहता था z प्लस एक्स से, तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते थे, x को पहले इससे करते थे, इससे करते थे, फिर y को इससे और इससे। सेम चीज जब a डॉट बी है तो इसको पहले ऐसे लिखेंगे कि i माइनस 2j डॉट 3j प्लस 2k। अगर हमको डॉट करना है तो मैथमेटिक्स से कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बताओ i का j के साथ अगर करें तो आंसर कितना आएगा, 0। i का k के साथ करें तो 0, इसका इसके साथ करें तो -6, और इसका इसके साथ करें तो 0। तो इसका आंसर फाइनली कितना आया, -6। और स्केलर ये होता है कि वेक्टर होता है लास्ट में स्केलर, तो इसलिए आंसर कितना आया, -6। ठीक है। अब ये तो हो गया, ये सब निकालना निकालना कोई बड़ा चीज नहीं है। डॉट प्रोडक्ट का काम क्या है और इसको कब यूज करना ये आना चाहिए। तो हिंट में आप लोग एक लिख लो कहीं। हाँ हाँ अब देखो समझो, वेक्टर में माइनस जो है, वेक्टर में क्या होता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। जैसे -2i आया, इसका मैग्नीट्यूड तो 2 ही रहेगा, माइनस इसका क्या बताता है, डायरेक्शन। स्केलर में माइनस, स्केलर क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि जो -6 आए, इसको तुम ऐसे समझो ना कि अगर हम एक लेवल मार्क कर लिए 0, अगर हम बोले कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर है तो हम +2 बोलेंगे, और एक अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो उसको भी क्या बोलेंगे, -2। ठीक है। तो स्केलर में प्लस और माइनस डायरेक्शन नहीं बताता, कभी नहीं, लेकिन वेक्टर में प्लस और माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, नोट में एक चीज लिख लो पहले, ठीक है। और ये चीज याद रखना रामबान की तरह, कभी भी वेक्टर में, अगर पहले सुन लो, कभी भी वेक्टर में अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एंगल से रिलेटेड, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इन दोनों के बीच क्या एंगल है, तो हमेशा याद रखना उसका हेल्प तुमको सिर्फ कौन करेगा, डॉट प्रोडक्ट। लिखो लिखो, क्वेश्चन related question related with angle, always use the concept of dot product, always use the concept of dot product। ठीक है। कभी भी एंगल निकालना हो, ठीक है, या कभी भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, हमेशा दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, समझो क्वेश्चन को, मान के चलो कि क्वेश्चन में ऐसा दे ही दिया कि
एक सिंपल क्वेश्चन होता है आई इज इक्वल टू 3i प्लस 4j और बी वेक्टर है 2i प्लस j। ये दिया हुआ क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे अभी तो हम पढ़ लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन होता जहां एंगल से रिलेटेड आया तो समझ जाना कि हमको यूज क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट ये होता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। ये हम खुद बताते हैं क्वेश्चन, समझो ध्यान से। ए डॉट बी क्या हम लोग मैथमेटिक्स से तुरंत निकाल सकते हैं? कैसे? आई का किसके साथ होगा, आई के साथ कितना होगा 6, बाकी उसके साथ 0। जे का किसके साथ होगा, जे के साथ कितना आएगा? ठीक है, तो टोटल कितना आया 10। इसको पूरा मिटा के 10 ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। इज इक्वल टू ए डॉट बी निकाल लिया। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बता इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5 इंटू बी का मैग्नीट्यूड √5 इंटू कॉस थीटा। कैंसिल होगा। बताइए कॉस थीटा यहां से कितना आया, समझ में आया? 2/√5 को एंगल होता है क्या? नहीं होता, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना। या फिर बहुत सारे बुक में ऐसे लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस को इस तरफ लाके इसको लिखते हैं कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में लिखना है 2/√5। ऐसा लिखो तो भी सही है, पर ज्यादा ये बेटर है। तो कभी भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कभी भी, तो हमेशा याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम तुम लोग को देते हैं, तुम लोग का खाली दिमाग चेक करने के लिए कि कैसे करते हो तुम लोग। ये उतार लो सब लोग पहले। ये बेसिक क्वेश्चन है, स्कूल में ऐसे ही आएगा, पर जेई में कभी तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि दो वेक्टर दे दिया, बोला कि एंगल निकाल दो। तो जेई में आपको किस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, या थोड़ा सा अगर बेसिक का ही बात करें, ये उतार लिए सब लोग। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, b is equal to minus 3i प्लस 2 कैप। जो समझ में आया तुम लोग को, अभी जैसा लगे ट्राई करो बस कि क्या हम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला चांस बहुत नहीं बनता है, मुझे बताएंगे तब समझ में आना चाहिए। अभी ट्राई करो, क्या हम ऐसा बुद्धि ले सकते हैं कि
ठीक है, देना एक बार पैकेज, उसी से देता है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो। देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a vector is equal to 3i plus 4j on b vector is equal to 2i minus j। हो गया? एक 2022 मेंस का क्वेश्चन भी है, ये बना लिए होंगे ना सब लोग। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों के ऊपर क्या होना है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में कितना आएगा, 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2, डिवाइडेड बाय नीचे किसका होता है, मैग्नीट्यूड बी का। बी का कितना आया, आंसर आया देखो सबका। सबका आ गया ना, बहुत सिंपल सा चीज है। एक मेंस 2022 का क्वेश्चन लिखो, तुम्हारे उसका ही है, क्या बोलते हैं, पैकेज का ही है। क्वेश्चन लिखिए, इफ प्रोजेक्शन ऑफ क्वेश्चन लिख लो, इफ प्रोजेक्शन ऑफ 2i plus 4j minus 2k on I plus 2j plus alpha k, if the projection of इसका ऑन इसके ऊपर इज 0, कितना दे रखा है, 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। फाइंड if the projection of this vector on this vector is 0, find alpha। ये रहा अल्फा, ठीक है, बनाओ। दो हजार बाईस में इसका क्वेश्चन है, कितना है, 5। आ गया सबका। तो प्रोजेक्शन हमको पता है कि प्रोजेक्शन के लिए याद है, ऊपर दोनों का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में 2 हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, और इधर कितना है, -2 अल्फा।
डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, देखो इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, जीरो होना चाहिए, तो वो उधर जाके कितना हो जाएगा, जीरो। तो 10 माइनस टू अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो अल्फा का वैल्यू कितना आना चाहिए, 5। ठीक है। या फिर देखो अब इसको थोड़ा सा और अगर ब्रॉड थिंकिंग करो, किसी का प्रोजेक्शन अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। प्रोजेक्शन तभी आएगा ना, याद करो, प्रोजेक्शन तभी आएगा, कुछ एंगल पे रहेगा तभी ना उसका प्रोजेक्शन गिरेगा। तो अगर किसी का प्रोजेक्शन गिर ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, उससे भी आंसर आ जाता। समझे चीजों को। मेंस में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो लेंदी रहेगा, तुम अगर चाहोगे तो बस 2 लाइन में आंसर टिक करके निकल सकते हैं। ये मेंस ज्यादा नहीं, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। प्रोजेक्शन समझ में आ गया ना, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेते हैं वो किधर रहता है, नीचे। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। along another vector। ठीक है, पहले कंपोनेंट पढ़े थे कि प्रोजेक्शन पढ़े, प्रोजेक्शन। अब हमको क्या पढ़ना है, कंपोनेंट। खेल वही है, ठीक है, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर। तो इसका अगर प्रोजेक्शन इस तरफ आएगा, ये वेक्टर आएगा। अब हम लोग तो वेक्टर पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर पढ़ रहे हैं। हमको पता है कि अगर ये एंगल थीटा होता है तो इसका जो लेंथ होता है कितना आता है, a cos थीटा। और हम मैग्नीट्यूड चाहिए, एक तरफ डायरेक्शन चाहिए। हमको क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है ना। तो वेक्टर का कंपोनेंट स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, तो हमको वेक्टर चाहिए। तो उस वेक्टर को लिखने के लिए क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये जो वेक्टर होगा ये इसका मैग्नीट्यूड कितना, a cos थीटा, और इसका डायरेक्शन किसकी ओर, बी। और जिसका डायरेक्शन चाहिए उसका, जिसका डायरेक्शन चाहिए होता है उसका क्या चुना था, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि यहाँ हम किसका कंपोनेंट किसके अलोंग बात कर रहे हैं, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। तो कंपोनेंट ऑफ ए, यहाँ वो लिखते हैं वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, और उसका डायरेक्शन किसके अलोंग, बी वेक्टर। और जिसका डायरेक्शन चाहिए उसका यूनिट, खत्म हो गया। तो दूसरा आ गया ए cos थीटा इनटू थीटा। ठीक है, पहले यहां तक उतारो फिर आगे बताओ। समझ में आया कैसे किए। इससे पहले हमको सिर्फ क्या चाहिए था, एक cos थीटा चाहिए था, तो उसको हम फॉर्मूला बना, वो ये चाहिए कि वो पूरा वेक्टर चाहिए, पूरा वेक्टर। तो इसीलिए हम लिखे ए cos थीटा इनटू। समझ में आया। अब इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं,
ए कॉस थीटा बी कैप रहने देता है, बी से मल्टीप्लाई कर देना है और बी से क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ऐसा। मेरे को ये बताओ कि इन तीनों को अगर हम इकट्ठा करें, इसको इसको और इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी, क्या बच गया, डिवाइडेड बाय, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, कभी अगर भूल भी जाओ ना तो ये तरीका हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तरीके से तुम डिराइव कर सको। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे सीधा, है ना। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। चलिए लिखो, इसको साइड में ही रहने देता है रेफरेंस के लिए। क्वेश्चन लिखिए, अगर पैकेज है तो पैकेज निकाल लो, पेज 17, क्वेश्चन नंबर 36। बनाइए तो जल्दी। नहीं बन रहा है तो मार रहा है, पीट रहा है। आ गया, कितना है आंसर, बताओ बताओ। 5/2 आई कैप प्लस जे कैप ना, ऑप्शन सी। मैच तो किया, ऑप्शन सी मैच किया और उस ऑप्शन सी सही हाँ बन गया सबसे। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, उसका फॉर्मूला ये रहता है, ठीक है। तो ए का बी के अलोंग, सबसे पहले दोनों का डॉट कर देते हैं, कितना आएगा, दोनों का डॉट करने से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, दोनों का डॉट कर दिए, इनटू ऊपर क्या है, डी क्या है, डी क्या मतलब इसका यूनिट वेक्टर क्या है? तो साइड में फटाफट यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा आई प्लस जे डिवाइडेड बाय टू, तो आई प्लस जे डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय किसका, बी का, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √2, तो ये √2 मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, 5/2 आई कैप प्लस, अगर फॉर्मूला होता कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो यहां बी के जगह खाली क्या रहता, ए। ठीक है, याद रखना, याद रख लो, तरीका हम इसलिए बताएं ताकि कभी भी भूल जाओ तो याद हो जाए कि सर ऐसे किए थे।
डॉट प्रोडक्ट खत्म, है ना। तो मेरे तरफ से एक सवाल, इसको बनाओ तब हम समझे कि हाँ सब सीख गए आप लोग, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर, खोजिए उस वेक्टर को, है ना। फाइंड अ वेक्टर lying on yz plane, lying on yz plane whose magnitude is 5, whose magnitude is 5, ठीक है, and making an angle, and making an angle 53 degree, and making an angle 53 degree with, पीछे नहीं मुड़ो, making an angle 53 degree with z axis, making an angle 53 degree with z axis, ट्राई करिए। इसको हम बहुत सारे अप्रोच से बता सकते हैं, लेकिन अभी तुमको बनाना है, जो तिकड़म लगाना है लगाओ, जैसे सोचना है, जिस एंगल से सोचना है सोचिए उसको। हो गया? बहुत आसान है। आगे आंसर देखो, बहुत समय लगा रहे हैं। सबसे पहले कौन वेक्टर कौन से प्लेन में है? वाई जेड, है ना। तो एक वाई जेड प्लेन ही ले लेते हैं, वाई और जेड। तो वो वेक्टर जो है वो वाई जेड प्लेन में है, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। और कितना एंगल बना रहा है? 53 डिग्री। किसके साथ? जेड एक्सिस। यही है। तो अगर इस वेक्टर का हम दो कंपोनेंट कर डालें, तो मेरे को ये बताओ, इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा, क्या बोल सकते हो 5 cos 53 आएगा? इधर आएगा, यही आएगा। cos 53 कितना? और ये हो जाएगा 4/5। ठीक है। अब समझो, क्या ऐसा बोल सकते हैं ये वेक्टर इन दोनों के वेक्टर के हेल्प से ही बना होगा? जो वाई एक्सिस में आया वो हो गया 4j कैप, और जो जेड एक्सिस में आया वो हो गया 3k कैप, और इन दोनों वेक्टर के हेल्प से ये बना। इसका मतलब इन्हीं दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये है। खत्म हो गया। अब बोलोगे सर इसमें एंगल लिखा था जेड एक्स था, हम डॉट प्रोडक्ट से सोचते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि
खाली डॉट प्रोडक्ट कभी पढ़ रहा तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर घुस नहीं जाना है पूरा कि अब सब डॉट ही प्रोडक्ट से ही निकालें, उससे भी आंसर आएगा, उससे भी निकाल के दिखा दें। देखो ध्यान से, कोई भी वेक्टर वाइज प्लेन में होगा, कोई भी वेक्टर वाइज प्लेन में होगा, तो उस वेक्टर को हम लिख सकते हैं वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पहले ये बताओ, कोई वेक्टर अगर वाईजेड प्लेन में होगा तो वो जे कैप और के कैप में ही होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 5। इसका मतलब पहला इक्वेशन रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका आंसर कितना है? 5। एक इक्वेशन आ गया। और दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? तो हमको दे रखा है क्या कि ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 53। तो हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट अगर यूज करें तो अगर हम इधर कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, कोई भी वेक्टर, और इन दोनों का अगर डॉट करें और उसको इक्वेट करेंगे तो वहां से भी इक्वेशन आएगा। अननोन कितना है? 2। और इक्वेशन भी कितना है? 2। आंसर उससे भी आएगा, पर वो मेथड लंबा चल जाएगा। और इसको अगर ऐसे सोचेगे तो ये तुरंत आ गया। करेंगे, काहे नहीं करेंगे। चलो इधर एक वेक्टर बताओ कोई भी, के ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट z इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इसका कितना, डायरेक्ट 5 ही लिख देता है, इनटू इसका मैग्नीट्यूड कितना, इनटू इन दोनों के बीच एंगल कितना, cos 53 कितना। तो z का वैल्यू सीधा कितना आ गया? 3। z का वैल्यू यहां डालो, y का वैल्यू आया, खत्म हो गया। आंसर दोनों तरीके से आएगा। यहाँ z का वैल्यू आ गया ना, तो z का वैल्यू 3 यहां डालेंगे तो यहाँ किसका वैल्यू आएगा? y का। तो z और y मिल गया तो यही इक्वेशन आएगा। आंसर दोनों तरीके से आएगा, हम थोड़ी बोले नहीं आएगा। पर आप स्मार्ट बनो कि हम क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। इसलिए जितना ज्यादा फील लेके बनाओगे वेक्टर्स को, समझ में आना चाहिए वेक्टर ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चंस देने से पहले कुछ कुछ चीज याद रखो, शायद बताएं नहीं बताएं, एक बार फिर से बता रहे हैं। कोई भी दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड का हो, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये भी ए, सेम मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। पहले ये बताओ रिजल्टेंट किस ओर जाएगा? बीच में कि एग्जैक्ट बीच में? एग्जैक्ट बीच में। ये रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट हमेशा √2 टाइम्स होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता भी है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमेशा √2 टाइम्स आएगा। अगर दो वेक्टर दोनों इक्वल है और दोनों के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट अभी भी बीचों बीच जाएगा। इसका रिजल्टेंट कितना है? √3 टाइम्स। और अगर दो वेक्टर्स सेम हो और दोनों के बीच 120 डिग्री एंगल हो, तो इसका रिजल्टेंट बीच बीच जाएगा, इसका रिजल्टेंट ए ही होता है। ये तीन फैक्ट्स हमेशा याद रखना क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए। और अगर आपको भरोसा नहीं है इन तीनों पे, फॉर्मूला आपके पास है तो उसमें पुट करो और वेरीफाई कर लो कि ये सारा जो चीज लिखवाए। लेकिन हाँ, ये तभी लगाना जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, ऐसा नहीं कुछ भी और √2 टाइम्स √3 टाइम्स चल रहा है, ऐसा नहीं। चलो इसको नोट डाउन करो अच्छे से।
उतार लिए? लिखो, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये सब याद रखना, कहीं ना कहीं सब काम में आएगा। ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब सब साइड सेम है। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। हमको पता है एबीसीडी आता है तुम लोग को। ABCDF हो गया, फाइंड। ठीक है, इसका डिस्टेंस दे दिए। ठीक है, सारा ए है। हाँ, फाइंड ट्राई करो तो इसको, देखो बना सकते हो तो। जो आंसर आए अपने पास रखना है, वो हम कुछ नहीं बताएंगे। हम लिख दिए रेगुलर हेक्सागन साइड ए, बाकी आपको जो मन करे वो करिए। ठीक है, हम सबका सॉल्यूशन बताएंगे, घबराना मत। लेकिन अभी जो तुम्हारे दिमाग में बन पड़े करो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का किसका फॉर्मूला? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, पेरीमीटर, एरिया √3/4। हाँ, तो तुम एरिया वेरिया निकाल रही है क्या? बताएं? ठीक है ना, देखो कितना आसान सोल्यूशन है इसका। देखोगे तो एकदम शर्मा जाओगे, है ना, इतना आसान नहीं बना। देखिए, देखो, सबसे पहले ये ए बी लेंथ है ना, पर यहाँ ए बी क्या लिखा है? वेक्टर। तो इस ए बी को एक वेक्टर बना देते हैं। अच्छा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यानी कि यहाँ 1 2 3 4 5 बोल सकते हैं, ये पांचों वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो ये रहा ए बी वेक्टर, ये रहा बी सी वेक्टर, ये रहा सी डी वेक्टर, ये रहा डी ई वेक्टर, और ये रहा ई एफ वेक्टर। तो अगर इन सारे वेक्टर्स को जोड़ा जाए, लास्ट में जो वेक्टर मिलता है जोड़ने पे, तो याद है वो कौन सा लॉ? पॉलीगॉन लॉ। सबके हेड से हेड जोड़ दिए,
तो लास्ट में यही वेक्टर मिलेगा। तो लास्ट में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, तो आंसर कितना हो गया, खत्म हो गया। कोई बात नहीं, एक और चांस। ठीक है, अब बोलोगे नहीं सर हमको ये मेथड ही समझ में नहीं आया, हमको कोई और मेथड से समझाएंगे। मेथड बहुत है, बस समझ में आना चाहिए। हम बोलते हैं कोई वेक्टर सबको हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे, याद है रिजल्टेंट के लिए कितना ही वेक्टर सबको ड्रॉ करेंगे। चल एक एक करके सबको ड्रॉ करते हैं और फाइनली देखते हैं कि मेरे पास क्या मिलेगा। एक भी वेक्टर बोल सकते हैं वेक्टर, ये वेक्टर बताइए एंगल कितना, याद है ये 120 होता है, ये कितना 60। चलिए एंगल इधर बनाते हैं 60 डिग्री पे, बी ए है। उसके बाद ये वाला इधर है, ये एंगल कितना 60। तो ये वाला कुछ ऐसा है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बाय होगा। ठीक है, ये वाला वेक्टर ए इधर है, ये वाला एंगल कितना 60 इस साइड। अब इसका अगर रिजल्टेंट निकालना है तो अगर तुम ध्यान से देखो, क्या ये दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल किया, ये दोनों वेक्टर भी आपस में क्या किया कैंसिल, लास्ट में कौन बचा, तो रिजल्टेंट आंसर कितना हो गया, कौन सा। अभी सब करेंगे, सब करेंगे अभी हम, अभी हमको भी मौका दो, सब एक ही बार में सब पूछ लेगा तो कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सेम डायग्राम, डायग्राम बिल्कुल सेम है। ठीक है, और उसका ही क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर हमसे ये पूछा जाता फाइंड ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर प्लस एफ ए वेक्टर, इसका आंसर कितना होता, पक्का जीरो। क्योंकि लास्ट में जो एफ ए वेक्टर होता वो इस तरफ होता, तो यहां एक और वेक्टर इधर ड्रॉ करना पड़ता, तो लास्ट में ये दोनों क्या होता कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आता जीरो। और लास्ट में अगर हम पॉलीगॉन लॉ से भी देखें तो हेड टू हेड मिला के लास्ट में यही आया, तो इनिशियल से फाइनल के बीच कितना डिस्टेंस है जीरो, तो आंसर कितना आ गया जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा मजा आएगा ना, और सेकंड भी हो गया। चलिए ये सेकंड, थर्ड क्वेश्चन लिखिए कि अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। मॉड, हम मतलब रिजल्टेंट पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड उसको, और ये तुरंत आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक, ही होगा कुछ भी मतलब। आंसर 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 आंसर, अपना आंसर अपने पास, अभी सबको बनाने दो, सीखो इससे, सीखो कि वेक्टर्स को कैसे। बताएं फिर, देखो कितना आसान है। हाँ, इसको सबसे पहले यहां से इसको बाय बाय बोलते हैं। देखो दोनों अप्रोच बताते हैं। ठीक है, पहला अप्रोच ए बी वेक्टर ये वाला हुआ, यहां बना लेते हैं, उसके हेड से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यही वाला वेक्टर हुआ, यही रिजल्टेंट हमको चाहिए। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये सबको पता है। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस 2ab 2a स्क्वायर। देखना गलती क्या हो गया, तुम बताओ तो,
दोनों के बीच एंगल कितना? 60। पक्का ना? 120 वाला भी बैठा है यहाँ। एंगल किसके बीच होता है? लाइंस के बीच कि डायरेक्शन के बीच? डायरेक्शन के बीच। इसका इधर है, इसका इधर है, तो एंगल कौन सा होगा? 60। cos 60, cos 60 कितना होता है? 1/2। तो इसका आंसर कितना आया? √3a²। आंसर कितना आ गया? √3a। इतना करने का भी जरूरत नहीं होता अगर वो हम बताएं उसको याद रखते तो, कि अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों के बीच एंगल कितना हो? 60 डिग्री। डायरेक्ट आंसर कितना बोलते हैं? √3a। ठीक है, और एक लिखो कि अगर आपको क्वेश्चन ये दिया रहता, नहीं हम डी ऐसे ही लिखते हैं थोड़ा। हाँ चलो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी कितना होगा? अब तो ये फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला दो ही वेक्टर का काम करता है। तो सोचो कि कैसे निकाला जाए। ठीक तो जा रही, एंगल वेंगल लिखो, कौन सा एंगल कितना होगा? ये 60 हो गया, और ठीक है। हम्म ठीक है। अब समझाते, जब भी रिजल्ट निकाला तो कैंसिल वैंसिल हो नहीं रहा है, तो इसका मारो 2 कंपोनेंट, इसका भी मारो 2 कंपोनेंट, फटाफट आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा। हो गया कितना? ए से प्यार हो गया क्या तुम लोग को? कितना? 2a, 4a²। √4a² की 4a²? a² कहां से आ गया तेरा रे? चल बताएं फिर, चलो इसको गायब करते हैं यहां से। देखो एक चीज याद रखो, जब भी दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना पड़ जाए, तो याद है वो एक्सिस वाला, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो ये रहा ए बी वेक्टर, ये रहा, ये रहा, तो बोल सकते हैं हमको यही वाला वेक्टर चाहिए। ठीक है, इसको बताने के लिए ना एक और अप्रोच बताएंगे, उसमें कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना है। ठीक है, पर लेकिन इसको समझ लो। सबसे पहले हम वो एक्सिस बनाए, एक रहा ए बी वेक्टर, ये रहा बी सी वेक्टर, ये रहा 60 डिग्री एंगल पे, और ये वाला इधर रहा 60 डिग्री एंगल पे। इन तीनों का ही रिजल्टेंट निकालना है ना। फिर बताए थे, देखो इधर कैंसल वैंसल तो कोई हो नहीं रहा है, तो हम बताए थे कि जब भी कैंसल वैंसल ना हो तो कंपोनेंट कर लो। एक इधर एक भाई आएगा, कितना? a cos 60, डायरेक्ट बोल सकते हैं हम। a cos 60 कितना? a/2। और a sin 60 √3a/2। ठीक है, इस a का दो कंपोनेंट इधर कितना? a cos 60 a/2, और इधर a sin 60 √3। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, फाइनली एक्स एक्सिस में क्या बचेगा? a/2 कैंसिल होगा, तो इधर क्या बचेगा? a, और ये दोनों इधर जुड़ के कितना हो गया? √3a। a और √3a 90 डिग्री में है, तो इसका रिजल्टेंट होगा √3a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर, जिसका आंसर आएगा
रूट अंडर 4a² जिसको लिख सकते हैं कितना, बस खत्म हो गया। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ निकाल सकते, नहीं ए बी देखो, अगर इसको भी भूल जाते हैं, ठीक है, देखो ऐसे भी ये क्या बोल रही है इसको समझो कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, इसको हम साइड में बताते हैं। सबसे पहले ए और ये वाला ए, दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले, इससे भी आंसर आएगा लेकिन तुमको थोड़ा ब्रॉड थिंक करना होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, √3 है। और बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा एकदम बीचों बीच जाएगा। चलिए इन दोनों का कहानी खत्म। और लास्ट वाला जो है वो इस तरफ है और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों के बीच एंगल चाहिए। अगर हिम्मत है तो खोज भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 डिग्री का आधा कितना हुआ 30, और इधर कितना है 60, टोटल कितना होता है 180। तो 180 में 60 गया और 30 गया तो बचा कितना 90, यानी इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो अगर इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट होगा फिर से लिख सकते हैं रूट अंडर √3a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। फिर से आंसर कितना आया √4a²। आंसर कितना आ गया, आंसर इससे भी आएगा। तुम जिधर से सोचोगे उधर से आंसर आएगा, बस तुम्हारा सोचने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बोले थे कि इसमें बिना सॉल्व किए भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, उसको भी देख लो एक बार। यानी ये चीज तुमको पता है या नहीं है, इसका जो सेंटर होता है, अगर हम यहां से डॉटेड लाइन ड्रॉ करें तो यहां जो हर ट्राइंगल्स बनता है वो इक्विलैटरल। बस इतना जब पता था कि सब इक्विलैटरल बनता है तो ए सब ए हो गया। तो लास्ट में हमको यही लेंथ निकालना था, तो ये लेंथ कितना हुआ, फिजिक्स में ये चीज अच्छा होता है कि आप जैसे सोचोगे वैसे आंसर आएगा। एक तरीका नहीं होता है, 1000 तरीका होता है, बस अप्रोच तुम्हारा सही होना चाहिए, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो पैकेज मिल गया हो, जहां मन करे वहां से क्वेश्चन बनाओ, खाली क्रॉस प्रोडक्ट छोड़ देना अभी, बाकी डॉट प्रोडक्ट जो मल्टीप्लीकेशन सब बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।